डियर स्टूडेंट, आज आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं निषेचन, और इसका डिफिनेशन आपको पहला चैप्टर में ही आया था कि फर्टिलाइजेशन क्या है या फिर फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए वहाँ पर आपको हम बताए थे कि मेल तथा फीमेल गैमिट के आपस में मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन वैसी क्रिया है जिसमें दो डिसिमिलर गैमिट, तो डिसिमिलर का मतलब होता है असमान, सिमिलर का मतलब समान, तो दो डिसिमिलर गैमिट। तो पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि गैमिट होता है दो तरह का, कौन कौन। तो एक को कहते हैं बाबू स्पर्म और एक को कहा जाता है ओवम, मतलब एक शुक्राणु और दूसरा अंडाणु। तो देखिए अगर हम सिमिलर करेंगे तो सिमिलर में स्पर्म स्पर्म ही हो जाएगा, और अगर ओवम ओवम ही हो जाएगा सिमिलर में। लेकिन यहां पर फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि दो डिसिमिलर गैमेट, मतलब कह सकते हैं स्पर्म और ओवम, ठीक ना, आपस में मिलता है। देखिए आपको हम अभी तक क्या बताए कि फर्टिलाइजेशन वैसी क्रिया है जिसमें दो डिसिमिलर गैमेट अर्थात ओवम एवं स्पर्म एक दूसरे से मिलता है। आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, है ना। आप लिख सकते हैं, कह भी सकते हैं प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ sperm with an ovum is called fertilization, ठीक है। अब देखिए इस फर्टिलाइजेशन के हम प्रोसेस के बारे में जाने कि आखिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है कैसे। तो देखिए यहां पे हम लिखते हैं फर्टिलाइजेशन स्पेसिफिसिटी। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए कॉपुलेशन के समय मेल जो है यह अपने पेनिस को फीमेल के वेजाइना में इंसर्ट करता है, प्रवेश करता है, और लगभग 3.5 ml की मात्रा में सेमिनल फ्लूइड को बाहर निकलता है। तो पेनिस द्वारा सेमिनल फ्लूइड या फिर कहिए सीमेन के बाहर निकलने की क्रिया को इजाकुलेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, इजाकुलेशन। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इजाकुलेशन क्या है या फिर इजाकुलेशन किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे पेनिस द्वारा सेमिनल फ्लूइड या सीमेन के बाहर निकलने की क्रिया को इजाकुलेशन कहते हैं। अब देखिए तो जो 3.5 ml की मात्रा में सेमिनल फ्लूइड बाहर निकलता है, इस सेमिनल फ्लूइड में तकरीबन 200 से 300 मिलियंस स्पर्म जो होता है इस सेमिनल फ्लूइड में मौजूद रहता है। जबकि आप जानते हैं कि ओवम तो एक ही न है, और इस ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म कैगो चाहिए, एक ही चाहिए। एक स्पर्म ही इस एक ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है, जबकि यहां पर एक बार इजाकुलेशन में तकरीबन 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या होता है, बाहर निकलता है। तो कहिएगा इतना सारा स्पर्म
होता है क्या? तो देखिए, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है ना, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट अर्थात वेजाइनल ऑरिफिस का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है बाबू, अम्लीय होता है। तो एसिडिक होने के कारण मैक्सिमम स्पर्म जब उसके संपर्क में आता है तो वो मर जाता है, मैक्सिमम स्पर्म मर जाता है, और मात्र 100 की संख्या में ही स्पर्म जो होता है वेजाइनल ऑरिफिस से यूट्रस के रास्ते फैलोपियन ट्यूब की ओर मूव करता है ना। सोचिए, था 200 से 300 मिलियन, है ना, लेकिन मैक्सिमम फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के एसिडिक होने के कारण क्या हो, मर गया, और लगभग 100 की संख्या में स्पर्म जो होता है यह वेजाइनल ऑरिफिस से यूट्रस के रास्ते फैलोपियन ट्यूब की ओर मूव करता है। अब देखिए, सेमिनल फ्लूइड जो बाहर निकला, इस सेमिनल फ्लूइड में स्पर्म के तैरने की जो गति होती है यह होगा कितना, तो यह 1 से 4 मिलीमीटर पर मिनट, है ना, 1 से 4 मिलीमीटर पर मिनट की दर से सेमिनल फ्लूइड में यह स्पर्म तैरता है, और तैरते हुए यह फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। इसके पिछले वीडियो में आपको हम ये बताए थे कि फीमेल में ओवुलेशन की जो क्रिया होती है यह मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होता है। ओवुलेशन के समय ओवम जो होता है ओवरी से बाहर निकलता है ना। तो देखिए, आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ इस ढंग का डायग्राम दिए थे, ऐसे करके था, ठीक ना। तो यहां पर है बाबू क्या, ये बताए थे, यहाँ पे दोनों तरफ होता है ओवरी, यहाँ पर है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको फिम्ब्रिया बोलते हैं, ये फिम्ब्रिया है। अब ओवरी से जैसे ही ओवम निकलता है, ये फिम्ब्रिया इस ओवम को रिसीव करके, मतलब ये ओवम जो होता है इस फिम्ब्रिया के साथ ट्रैप्ड हो जाता है, और ट्रैप्ड होने के बाद ये फैलोपियन ट्यूब के भीतर प्रवेश करता है। ये भी बताए थे कि फैलोपियन ट्यूब में यह ओवम जो होता है 2 दिनों तक, मतलब 48 घंटे तक किसी स्पर्म का वेट करता है, इंतजार करता है। इस दौरान अगर स्पर्म यहां तक पहुंचा तब तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, नहीं पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म का जो फर्टिलाइजेबिलिटी पीरियड होता है यह 24 से 48 घंटे का होता है, जबकि इसका सर्वाइवल टाइम जो होता है, जीवित रहने का समय, यह लगभग 3 दिन तक होता है। इसी तरह से ओवम का भी फर्टिलाइजेबिलिटी पीरियड 24 से 48 घंटे का होगा, है ना। और इस ड्यूरेशन में अगर कोई स्पर्म इस ओवम तक आता है तब तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं आएगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यहां से बाद में यही ओवम ये यूट्रस के रास्ते मूव करता है, जो मेंस्ट्रुएशन के द्वारा फीमेल बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक ना। इसका मतलब मीन्स अगर फर्टिलाइजेशन का अब रियल डिफिनेशन देंगे तो यहाँ थोड़ा सा टर्म और जोड़ना होगा, जोड़िएगा क्या, तो कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन एक प्रकार का स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसमें 2 डिसिमिलर गैमेट आपस में मिलता है, लेकिन यह क्रिया तभी संभव होता है जब दोनों गैमेट एक ही जाति से बिलोंग करता है। यह पॉइंट याद रखिएगा, है ना। अगर ओवम किसी और जाति का, स्पर्म किसी और जाति का, तो कभी फर्टिलाइजेशन की क्रिया संभव होगा ही नहीं, है ना। इसलिए याद रखना है कि यह क्रिया तभी संभव होता है जब दोनों गैमेट एक जाति से बिलोंग करता है। इसका मतलब इस फर्टिलाइजेशन की क्रिया में कुछ स्पेसिफिक बैरियर या फैक्टर होता है जो वर्क करता है, जो कह सकते हैं 2 अलग अलग जाति के जीवों के गैमेट को आपस में मिलने से रोकता है।
ये बैरियर है क्या बाबू, ये आपको अब जानना है, ठीक है ना। तो देखिए इस स्पेसिफिक बैरियर में सबसे पहला जो आता है वो आप कह सकते हैं, लिखते हैं फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। पहला जो बैरियर है ना, उसमें हम कह रहे हैं फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। अब देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे समझिएगा, मानकर चलो यह है बाबू ओवम, एग है, इधर आपको दिखा रहे हैं यहां पर यह है स्पर्म, ठीक है। अब देखो यहां पे लिख देते हैं यह है एग, यह है बाबू स्पर्म, इसमें इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजिन, और ये स्पर्म का जो है इसको कहा जाता है एंटी फर्टिलाइजिन। अगर ये दोनों मिलेगा तो देखिए मिलता है कैसे। अब इसको आप इस ढंग से डायग्राम से दिखा रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पे ये दोनों मिल गया, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं एग्लूटिनेशन। तो समझिए पहला बैरियर में काम कर रहा है फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। तो कहिएगा ये फर्टिलाइजिन क्या है, एंटी फर्टिलाइजिन क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि जो ये फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है, फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है, इसका अध्ययन सबसे पहले ल्यूवेनहुक नामक वैज्ञानिक ने 1683 ईस्वी में किया था। बाद में एक और वैज्ञानिक जिसका नाम था लिल्ली, तो लिल्ली नामक वैज्ञानिक ने इस फर्टिलाइजेशन का अध्ययन, है ना, लिल्ली नामक वैज्ञानिक ने फर्टिलाइजेशन का अध्ययन सी अर्चिन में किया था, ठीक ना। जबकि अभी आपको हम क्या बताएं कि फर्टिलाइजेशन का, है ना, सबसे पहला अध्ययन, फर्स्ट स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन, यह किया गया था किसके द्वारा, तो ल्यूवेनहुक के द्वारा। कितना ईस्वी में, तो 1683 ईस्वी, ठीक है। तो देखिए यह फर्टिलाइजिन जो होता है, फर्टिलाइजिन है क्या, तो याद रखिएगा यह फर्टिलाइजिन एक प्रकार का ग्लाइको प्रोटीन है बाबू। आपसे पूछा जाए कि फर्टिलाइजिन इज ए, ऑप्शन में रहेगा प्रोटीन, दूसरा में रहेगा ग्लूकोज, तीसरा रहेगा ग्लाइकोप्रोटीन, चौथा रहेगा नन, तब क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। तो कहिए ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या हुआ, तो कंबाइंड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोटीन इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लूकोज और प्रोटीन को आप एक साथ मिला दीजिए तो कहलाता है क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। तो वही बताए कि फर्टिलाइजिन जो होता है यह एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जो इस एग मेम्ब्रेन से रिलीज होता है, बाहर निकलता है। जबकि विभिन्न जीवों के स्पर्म में एमिनो एसिड पाया जाता है जिसे हम लोग एंटी फर्टिलाइजिन कहते हैं, है ना। मतलब एंटी फर्टिलाइजिन क्या है, यह जस्ट लाइक एमिनो एसिड। तो कहिएगा एमिनो एसिड क्या है, तो आपको तो पहले ही पढ़ा चुके हैं, है ना। यूनिट ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एमिनो एसिड। प्रोटीन का जो इकाई होता है उस इकाई को, उस यूनिट को हम लोग एमिनो एसिड कहते हैं। तो विभिन्न जीवों के, है ना, स्पर्म में एमिनो एसिड पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एंटी फर्टिलाइजिन कहते हैं। अब देखिए अगर एग और ये स्पर्म, यदि ये दोनों गैमेट एक जाति का होगा, अगर एक ही जाति का होगा, है ना, तो स्पर्म का ये एंटी फर्टिलाइजिन इस एग के फर्टिलाइजिन के साथ जाकर जुड़ेगा, है ना। और जब ये दोनों जुड़ेगा तो इन दोनों के जुड़ने की क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, एग्लूटिनेशन।
है ना, दोनों के मीन्स अटैच होने की क्रिया को कहेंगे क्या, एग्लूटिनेशन। लेकिन अगर ये दोनों गैमिट एक जाति का नहीं है तो कभी भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी। ये दोनों गैमिट कभी भी आपस में एक दूसरे से मिल नहीं सकता, मतलब फर्टिलाइजेशन कभी संभव नहीं है। तो कहिएगा कि ऐसा बैरियर जो होता है, इस तरह का बैरियर पाया किसमें जाता है, तो याद रखेंगे कि ऐसा बैरियर जो होता है बाबू, ज्यादातर जितने भी लोअर वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं उन सभी लोअर वर्टिब्रेट एनिमल में इसी प्रकार का बैरियर होता है। हायर वर्टिब्रेट एनिमल हम लोगों में ऐसा बैरियर नहीं पाया जाता है। अब देखिए इसका दूसरा स्पेसिफिक बैरियर में आता है, तो लिखते हैं स्पेसिफिक एग मेम्ब्रेन एंड स्पेसिफिक स्पर्म, जिसको कहा जाता है बाबू क्या, लाइसीन। अब यहां पर समझिएगा, तो देखिएगा सेल, सेल कहने का मतलब हम बोले ये ओवम जो है, और मीन्स सेल और जो एग मेम्ब्रेन होता है ना, सेल और एग मेम्ब्रेन। तो देखिए ओवम जो बनता है बाबू, ये ओवम जो बना, आप कभी पढ़े होंगे कि ओवम जो बनता है इसके बाहर में 3 वो लेयर होता है ना, ये बाहर से 3 लेयर के द्वारा क्या होता है, ये घिरा रहता है। तो कहिएगा कौन कौन लेयर है ना, तो इसमें होता है पहले मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, इसी में होता है जोना पेलुसिडा, और साथ ही में होता है कोरोना रेडियाटा। ये 3 लेयर के द्वारा ये ओवम या ओसाइट घिरा रहता है। तो देखिए आपको हम क्या बताए कि सेल और एग मेम्ब्रेन ये दोनों जो होता है यह एक दूसरे से हाइलुरोनिक एसिड है ना, एक दूसरे से किसके द्वारा, तो लिखते हैं हाइलुरोनिक एसिड, जिसको हम लोग कह सकते हैं म्यूको पॉलीसैकेराइड है ना, हाइलुरोनिक एसिड या म्यूको पॉलीसैकेराइड, इसके द्वारा ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ठीक ना। अब देखिए इस उस साइड तक पहुंचने के लिए बाहर का ये लेयर जो है इसको टूटना होगा, नहीं टूटेगा तो अंदर स्पर्म कभी जाएगा ही नहीं, है ना। तो ये दोनों जो होता है इसके माध्यम से आपस में जुड़ा रहता है, जबकि है ना स्पर्म में जो एक्रोसोम होता है, तो आपको याद होगा है ना, एक स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का हम पिछले वीडियो में डायग्राम इस ढंग से बताए थे बाबू, है ना, ऐसे करके बताए थे, कुछ तो याद होना चाहिए है ना। तो ऐसे करके आपको हम बताए है ना। तो देखिएगा इसमें आपको हम बताए थे कि स्पर्म में हेड के ऊपर ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो है इसको कहा जाता है एक्रोसोम, और ये भी बताए थे कि इस एक्रोसोम का जो निर्माण होता है ये गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। तो देखिए मीन्स स्पर्म में जो एक्रोसोम होता है, इसी एक्रोसोम से एक इंजाइम बाहर निकलता है, उस इंजाइम को हम लोग कहते हैं क्या, तो उस इंजाइम का नाम है बाबू लाइसीन, या इसी को कहा जाता है हाइलुरोनिडेज इंजाइम, है ना। ये इंजाइम इस एक्रोसोम से बाहर निकलता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है ना, कि स्पर्म के एक्रोसोम द्वारा किस इंजाइम का सेक्रीशन होता है, तो कौन सा, लाइसीन या हाइलुरोनिडेज इंजाइम। ये इंजाइम करेगा क्या, तो ये इंजाइम जैसे ही बाहर यहां से निकलता है, यह सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोरोना रेडियाटा को, जो बाहर का मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को ये रेप्चर कर जाता है, तोड़ देता है बाबू, टूट जाता है, और जैसे ही टूटता है तब यह स्पर्म इसके भीतर फर्टिलाइजेशन पाथ बना करके है ना, उसी के रास्ते है ना, मीन्स यहां तक पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी होती है। फर्टिलाइजेशन के समय केवल स्पर्म का ये हेड, ये वाला पार्ट, क्योंकि न्यूक्लियस इसी में होता है, तो स्पर्म का हेड ही केवल यहां से क्या होगा, जाकर अटैच होता है, बाकी ये बॉडी जो होता है ये पूरा पार्ट बाहर ही रह जाता है, जाता अंदर नहीं है ना। तो कहिएगा ऐसा क्रिया संभव कब है, तो यहां भी आप एक ही चीज ध्यान देंगे, ये तभी संभव होगा जब दोनों गैमिट एक जाति से बिलोंग करेगा, और इस तरह का जो बैरियर होता है
यह हायर वर्टिब्रेट एनिमल में पाया जाता है, जिसमें इंक्लूडिंग ह्यूमन कहिए, जिसमें मानव या मनुष्य भी शामिल है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। फर्टिलाइजेशन जो टॉपिक से जितना जानना था, है ना, इसको एक बार ध्यान से सुन करके हो सके तो ऑब्जेक्टिव जहां जहां मेन चीज बताए हैं उसको अलग से लिखते जाएंगे, है ना। और बाकी का कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे फिर से क्या करेंगे, कमेंट के द्वारा आप पूछ लिया करेंगे, ठीक है। बाकी इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे बाबू क्लीवेज के बारे में, है ना। मीन्स फर्टिलाइजेशन खत्म हुआ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको हम देंगे किसका, क्लीवेज का। क्लीवेज क्या है, कैसे होता है, उसके द्वारा बनता है क्या, ये टोटल चीज, ठीक है।